Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 अक्टूबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन कर देना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आप लोगों से टेस्ट लिया जाता है, यानी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और एग्जामिनेशन में अगर मैं बैठूंगा तो मैं पहले से रेडी हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। बहुत सारे टॉपिक्स न्यूज़ में हैं, सबको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में काम आएगी, केवल उतनी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जाननी हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है जावा राइनोस के बारे में। दोस्तों ये जो राइनोज हैं ये काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, वैसे इनकी 5 स्पीशीज़ होती हैं और उन 5 स्पीशीज में से एक स्पीशी यहाँ पर ये भी है जावा राइनो, तो ये चर्चा में है, इस वजह से यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इंडोनेशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हाल ही में यहाँ पर बोला है कि कुछ जावा राइनो की जो स्पीशी है वो अभी कुलो नेशनल पार्क में देखने को मिली है। बहुत कम मात्रा में ये स्पीशी बची हुई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में रखी गई है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बची हुई है। अगर इसको हमने आज ना बचाया इस जानवर को तो यह आने वाले समय पर हमारे पूरे दुनिया से विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा जो चिंता है वो भी व्यक्त की गई है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जामिनेशन में जो काम की चीज़ है वो हमारे लिए ये न्यूज़ नहीं है, एग्जाम में जो काम आएगा वो आएगा यहाँ पर ये जावा राइनो। क्या है ये जावा राइनो? दोस्तों ये जो जावा राइनो है इसको हम लोग लेसर वन हॉर्न राइनो के नाम से भी जानते हैं, यानी एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, इसका आप देख पाओगे आगे एक सींग होगा। वैसे कुछ गैंडे होते हैं जिनके 2 सींग होते हैं, आगे एक बड़ा पीछे एक छोटा, आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जावा राइनो का एक सींग होता है, ध्यान रखना। जैसे हमारे कुछ और वन हॉर्न राइनोज जो इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ उसी प्रकार का ये भी होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस सोंडाइकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो जावा राइनो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक समय पर देखने को मिलता था और साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो पॉपुलेशन वो समाप्त होती हुई चली गई, पॉपुलेशन खत्म होती हुई चली गई। तो आज के समय पर जावा राइनो की जो पूरी पॉपुलेशन या पूरी प्रजाति है वो कुलो नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। कुलो नेशनल पार्क, ये कोनो नेशनल पार्क नहीं है दोस्तों, ये कुलो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश वाला ये पार्क नहीं है। ये कहाँ पर है? ये कुलोन नेशनल पार्क दोस्तों जावा इंडोनेशिया के अंदर में है। ठीक है, वहीं पर आज के समय पर ये जावा राइनोस पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जावा राइनोस कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में एक जगह है जावा, वहाँ पर कुलो नेशनल पार्क है, वहाँ पे पाया जाता है। सिंपल है, ध्यान रख पाओगे। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला राइनोस की 5 प्रजातियाँ होती हैं, उन 5 स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पे देख सकते हो। पहली स्पीशी ये होती है सुमत्रन राइनोस, फिर ये होता है वाइट राइनो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लैक राइनो, सॉरी वाइट राइनो ये है, ये ब्लैक राइनो हो गया। नीचे ये वाला हो गया जावा राइनो और ये हो गया इंडियन राइनो। ठीक है, इंडियन राइनोसोरस। तो ये सारी की सारी यहाँ पर राइनो की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक राइनो आप देख रहे हो, इसके 2 सींग हैं। ठीक है, इधर व्हाइट राइनो देख रहे हो, इसके 2 सींग हैं। लेकिन जो भारत में राइनो पाया जाता है उसका भी एक सींग होता है, यानी कि वन हॉर्न राइनो होता है वो भी, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा जावा राइनोज जो है इसका भी आपको एक सींग देखने को मिलेगा, यानी कि जो इंडिया में पाया जाता है उससे काफ़ी मेल खाता हुआ, मिलता जुलता आपको यहाँ पर ये जावा राइनो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जैसा हमने डिस्कस किया जावा राइनो कहाँ कहाँ पर, एक समय पर भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय पर इंडोनेशिया में, यह है इंडोनेशिया, यहीं पर जावा है, वहीं पर यह राइनोसोरस देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हैबिटेट की बात करेंगे। इसको जंगलों में रहना पसंद है, जहाँ पर बड़ी बड़ी घासें हों, बांस हो, वहाँ पर रहना इसको ज़्यादा पसंद होता है। फिर बात आती है पॉपुलेशन की। तो साल 2020 में दोस्तों इसकी कुछ पॉपुलेशन हमने काउंट की थी। कैसे?
जो कैमरा होता है ना, कैमरे से यहाँ पर इमेजेस वगैरह क्लिक करके कैमरा ट्रैपिंग करते हैं हम लोग। तो कैमरा ट्रैपिंग करने के बाद यहाँ पे पता ये चला कि जावा राइनो की जो संख्या है वो 68 से लेकर 74 के बीच में है। 100 राइनो भी नहीं है दुनिया में, केवल 68 से लेकर 74 सर्वाइविंग इंडिविजुअल राइनोज यहाँ पर बचे हुए हैं। इसी वजह से तो इस राइने को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि IUCN का रेड लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी क्या बताती है? ये बताती है यहाँ पर अगर आप कोई भी जानवर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रख देते हो दोस्तों, तो उसका मतलब है वो जानवर की संख्या बहुत खत्म हो चुकी है। कुछ ही नंबर बचे हैं, 25, 30, 50, 100, कुछ इसी मात्रा में नंबर बचे हैं। ये भी खत्म हो जाएंगे तो मतलब दुनिया से वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। वही सिमिलर हाल यहाँ पर जावा राइनो का है। इसी वजह से तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो जावा राइनो भी केवल 68 से लेकर 74 के आसपास बचे हुए हैं। इनके फीचर्स की बात करोगे तो साइज में थोड़े से यहाँ पर छोटे होते हैं। जैसे भारत के अंदर में 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़े छोटे, लाइटर है ना, ग्रे स्किन, ब्राउन स्किन यहाँ पर देखने को मिलती है। जब ये भीग जाते हैं तो यहाँ पर ब्लैक स्किन हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। जावा राइनो का भी सिंगल हॉर्न होता है, जैसे मैंने बताया है ना। लाइफ स्पैन की बात करेंगे 30 से 45 साल तक यहाँ पर ये जीवित रह सकते हैं। ये हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस मतलब पेड़ पौधे खाने पसंद है इन्हें, प्लांट्स वगैरह खाने पसंद है, जानवरों को नहीं खाते। कार्निवोर नहीं है, हर्बीवोर है। ठीक है, समझ गए सारी बेसिक चीज़ें। चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर मुंद्रा पोर्ट के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह होता है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आप बंदरगाह बनवाते हो समुद्र के किनारे। ठीक है, जहाँ से आप सामान को जहाज़ में रख के भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो जहाज़ के माध्यम से सामान को। व्यापार वगैरह मेनली कहाँ से होता है? बंदरगाह से ही तो होता है। ये आप देख पाओगे कंटेनर्स रखे पड़े हैं बहुत सारे, है ना। तो इन कंटेनर्स में सामान होगा, कुछ एक्सपोर्ट करने वाला, कुछ इंपोर्टेंट सामान होगा, तो उनको यहाँ पे जहाज़ में भर के भेजा जाएगा। और जहाज़ में भर के यहाँ पर सामान आते भी हैं हमारे देश में, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कहाँ से होता है? पोर्ट से होता है, बंदरगाह से। तो बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। और यहाँ पर बात की जा रही है मुंद्रा पोर्ट की। मुंद्रा पोर्ट चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि दोस्तों मुंद्रा पोर्ट को काम करते करते 25 साल हो चुके हैं। 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में आया है। और एग्जामिनेशन में पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार 2023 में ही पोर्ट को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया था, वो भी डायरेक्टली। तो क्या है मुंद्रा पोर्ट? यहाँ पर आप देख पाओगे मुंद्रा पोर्ट जो है एक सबसे बड़ा साइज़ का, मतलब इंडिया के अंदर में सबसे बड़े साइज़ का प्राइवेट पोर्ट है। कुछ होते हैं सरकारी पोर्ट जो सरकार के अंडर में होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट पोर्ट। तो ये अडानी पोर्ट्स के अंदर में आता है। एक सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है भारत का, जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स आप रख सकते हो। लोकेशन की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं तो इंडिया का यहाँ पर एक गुजरात वाला रीजन हुआ, तो गुजरात में यहाँ पर यह है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, ये पूरा समुद्र आपको देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये कांडला पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे बंदरगाह हैं, यहाँ से आप सामान जो है भेज कर समुद्र के माध्यम से किसी कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर में ये मुंद्रा पोर्ट स्थित है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस पोर्ट को देखोगे तो बोला यह जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स आप रख सकते हो। इसकी ओनरशिप अडानी पोर्ट्स के पास में है। ये अडानी पोर्ट्स, यहाँ पे अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के हाथ में ये पूरी ओनरशिप है। ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स को ऑपरेट करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि लगभग जो हमारे देश का कार्गो मूवमेंट होता है, हमारे देश का जो ये सामान है इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो 1/4 एक चौथाई जो सामान का मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पर यही जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर संभाल रहे हैं, यही ऑपरेटर्स यहाँ पे संभाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे आप 260 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास आप कह सकते हो ये कैपेसिटी है। इतना सामान यहाँ पे स्टोर करके रखा जा सकता है इस पोर्ट के पास। मतलब कि ये कैपेसिटी पिछले साल तक थोड़ी कम थी, अब कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इस पोर्ट के पास में 26 बर्थ्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 26 बर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे आप देख पाओगे ये बंदरगाह है, यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से ये जो देख पा रहे होंगे ये बर्थ हैं, जहाँ से सामान उठाकर हम लोग क्या करते हैं जहाज़ में भरते हैं और यहीं से सामान उठाकर उतारा भी जाता है जहाज़ों से, तो इसको यहाँ पे बर्थ बोला जाता है। तो इस प्रकार के कई सारे बर्थ यानी कई सारे जहाज़ एक साथ यहाँ पर लोड किए जा सकते हैं, अनलोड किए जा सकते हैं इस पोर्ट के माध्यम से। ये जो पोर्ट है, पोर्ट में बहुत सारा कार्गो, अलग अलग प्रकार का कार्गो हो सकता है, उसको यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। चाहे वो लिक्विड वाला कार्गो, ऑटोमोबाइल्स हो, ड्राई कार्गो हो, कैसा भी सामान हो यहाँ पर उसको हैंडल कर सकता है। ये कैपेसिटी है। कुछ कुछ पोर्ट्स होते हैं ना जो केवल एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, भाई यहाँ पर यही सामान आ सकता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मल्टीपर्पज़ के लिए आप यहाँ पे बहुत सारा कार्गो हैंडल कर सकते हो इस पोर्ट के माध्यम से। हमारे देश का ये सबसे बड़ा कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी है। कोयले का जो इंपोर्ट होता है ना वो यहीं से होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो उस बेसिस पर भी आप इसको देख सकते हो। मुंद्रा पोर्ट की खास बात यहाँ पर यह है कि ये रेलवे से कनेक्टेड है, और वो जो रेल है ना यहाँ से जो निकलती है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर मैप ड्रॉ करके दिखाऊँ तो सपोज़ यहाँ पे पोर्ट है,
यहाँ से रेलवे लाइन कनेक्ट है और वो रेलवे लाइन हमारे नेशनल रेलवे लाइन से कनेक्ट है। मतलब इस पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़िया है पूरे देश भर में। कहीं पर भी सामान में पहुंचाना हो तो सीधा गाड़ी में, रेलगाड़ी में भर के सामान यहाँ पहुंचाएंगे। और ये जो पोर्ट है ये अपनी पटरी से कनेक्टेड है, अपनी अलग से पटरी, यानी कि जो ये नेशनल पटरी है, ये नेशनल पटरी से यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट की पटरी कनेक्ट है। तो वहाँ पे वो सामान सीधा यहाँ पर उस गाड़ी से मुंद्रा पोर्ट तक पहुँचाया जा सकता है और वहाँ पे लोड अनलोड करवाया जा सकता है। तो मुंद्रा पोर्ट का यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा या बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है। तो मतलब इंडिया में कोई भी लोकेशन पर अगर कार्गो होगा तो उसको ये आराम से हैंडल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक बॉडी चर्चा में, इस बॉडी के बारे में डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। DGGI इसका फुल फॉर्म है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। GST को लेकर जो घोटाले होते हैं उसकी तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है DGGI, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो DGI है ना, एक समय पर इसका नाम DGCEI हुआ करता था, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ये नाम हुआ करता था। आज के समय पर इसका नाम चेंज कर दिया गया, चेंज करके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस रख दिया गया। तो अपने आप में ये बहुत उच्च लेवल की एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके तहत काम करती है तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारा जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंडर में एक और आता है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इनके अंडर में यहाँ पर ये हमारा DGGI काम करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी का मेन काम यही है कि GST जो टैक्स है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमने बनाया है, कई सारे लोग यहाँ पर इससे बचकर भागने चाहते हैं, वो टैक्स छुपाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के केसेस को हैंडल करना और उनकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना। तो दोस्तों ये जो DGGI नाम की बॉडी है ना, ये ऐसे नहीं बनी है, इसका इतिहास है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी एविजन के नाम से जाना जाता था, यानी जो टैक्स चोरी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर यह बनाया गया। इसको बनाया गया था 1979 में। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के तहत आता था। न्यू दिल्ली में इसके कुछ यूनिट्स थे, कुछ ऑफिसेस थे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में। देन उसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। क्या हुआ, इसको फुल फ्लैश डायरेक्टरेट बना दिया गया, फुल टाइम के लिए एक बॉडी बना दी गई 1983 में। और उस समय पर डायरेक्टर एक हेड किया करते थे। फिर 1983 में भी बात नहीं बनी। फिर 1988 में क्या किया गया, ये जो डायरेक्टरेट है इसको अपग्रेड करके पूरा डायरेक्टरेट जनरल बना दिया गया, एक उच्च लेवल की बॉडी बना दी गई। और तब से यहाँ पर इसका नाम DGGI पड़ गया, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यहाँ पर इसको तैयार कर दिया गया। और अब कह सकते हो इसके ऑफिसेज बढ़ चुके हैं, 4 ऑफिस हैं डायरेक्टरेट जनरल के, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में 26 जोनल यूनिट्स हैं, 40 अलग अलग और यूनिट्स हैं। अब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है DGGI की वो क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, GST लॉ का कोई भी वायलेशन हो रहा है उसको हैंडल करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यहाँ पर एक्शन लेना। भाई कोई भी ऑफेंडर, कोई अपराधी है जिसने यहाँ पर GST लॉ को सही से अपनाया नहीं है या टैक्स चोरी कर रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने का, उन ऑफेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेने का ये काम करता है। इसके कुछ और रिलेवेंट फंक्शंस भी हैं, कुछ और कार्य भी हैं। जैसे DGGI काम करता है कुछ और एजेंसीज के साथ में मिलकर, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ में, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, है ना, GST लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने का काम करना। प्लस साथ ही साथ में इसका मेन काम ये भी है, जो GST के नियम कानून है उसके बारे में एक जागरूकता फैलाना, जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनको एजुकेट करना, अपनी टैक्स की वैल्यू के बारे में समझाना। ये सारा काम भी यहाँ पर कुछ DGGI का देखने को मिल जाता है। ये कुछ उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा DGGI के बारे में बता दोगे, हाँ बता देंगे। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना है यार, वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, 2000 लाइक्स का एक टारगेट है, आप पहुँचा नहीं पा रहे हो। फटाफट यहाँ तक पहुँच गए हो तो फटाफट लाइक करो और इसको 2000 का टारगेट पूरा पहुँचाओ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स एंजाइन के बारे में। तो भारत के एयरफोर्स ने एक नया जो साइन है वो यहाँ पर अनवील कर दिया है। ये आप देख पाओगे, एयरफोर्स का पूरा फ्लैग है, ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्लैग है, एक साइन है, यहाँ पर 2 साइंस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने एक नया एंजाइन जो है फोर्स का वो यहाँ पर अनवील किया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो साइन है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेशनल सिंबल है ऊपर, ठीक है, अशोक लायन, जिसका अशोक लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल टॉप पर है। इसके नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते के वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में। फिर उसके नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे एक ईगल बनाई गई है, ये ईगल आपको दिख रही होगी, मतलब ये हमारा पुराना वाला सिंबल है। इस प्रकार का जो सिंबल है वो यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। ये जो नया सिंबल है यहाँ पर, ये जो नया सिंबल इसको एंजाइन किया गया है, इसको यहाँ पर अनवील किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर शोकेस किया गया है। फिर साथ में यहाँ पर एक ब्लू कलर की एक बीच में लाइन भी इस तरीके से बनाई गई है। ईगल के पीछे यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में ये डिस्कशन हुआ है।
अच्छा, ये जो यहाँ पर नया एंसाइन है, नया जो एंसाइन दिखाया गया है, इसको अनवील किया गया है, ये क्यों किया गया है दोस्तों? पहले यहाँ पर हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एस्टेब्लिश की, और उस समय पर यहाँ पर उन्होंने इसका नाम रॉयल इंडियन फोर्स रखा था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इसका नाम रॉयल इंडियन फोर्स से बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो मेन मोटो है वो भगवत गीता से आता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ये बेसिकली इसका मेन मोटो है। अगर आप इतिहास जानोगे, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया गया। क्योंकि इतिहास दोस्तों ये है कि ब्रिटिश एरा के समय पर, अंग्रेज़ों के समय पर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने अपने लिए, अपने हित के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में यहाँ पर कह सकते हो कि लड़ने के लिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को बनाया और जाकर यहाँ पर उसका यूज़ किया। फिर देश की आज़ादी के बाद में हमने इंडियन एयरफोर्स का नाम, जो अंग्रेज़ों ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा था, वो नाम बदलकर हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स कर दिया, रॉयल नाम आगे से हटा दिया। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर दोस्तों बात की जा रही है जो हमने थंबनेल में मेंशन किया है, माउंट ब्लैंक के बारे में। तो माउंट ब्लैंक बेसिकली यूरोप के अंदर बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से आप देख पाओगे जो टूरिस्ट हैं वो इधर ये शीशा लगा रखा है, उस पर खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, पीछे के नज़ारे का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो ये सब यहाँ पर माउंट ब्लैंक पर होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या बात की जा रही है, एक नई रिसर्च आई है। उस रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि जो माउंट ब्लैंक है ये फ्रांस का सबसे ऊंचा माउंटेन है। लेकिन यहाँ पर ये माउंटेन पिछले 2 सालों में तेज़ी से कम हो गया है। इसकी हाइट तेज़ी से कम होती चली जा रही है। रीज़न, पिघलता चले जा रहा है। क्योंकि आपको पता है जो बर्फ़ है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर पिघल रही है। वैसे यहाँ पर माउंट ब्लैंक की भी जो हाइट है वो तेज़ी से कम हो रही है। तो ये माउंट ब्लैंक क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक डेटा आपने पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ये एक सबसे ज़्यादा ऊंची वाली पीक है, सबसे ऊंची चोटी है पूरे यूरोप में। कि इतनी ऊंचाई पर है, 4807 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये चोटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? एल्प्स की पहाड़ियों में यहाँ पर स्थित है। अब एल्प्स की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? यूरोप में काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई हैं। पहले ये देख लो माउंट ब्लैंक कहाँ पर है। ये फ्रांस हो गया, फ्रांस के पीछे स्विट्ज़रलैंड हो गया, नीचे इटली हो गया, इधर यहाँ पर स्पेन हो गया। ठीक है, यहीं पर स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस का जो ये बॉर्डर है ना, यहीं पर आपको ये माउंट ब्लैंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये माउंट ब्लैंक आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ये हो गई हमारी एल्प्स की पहाड़ियाँ। ठीक है, एल्प्स की पहाड़ियाँ आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये एल्प्स की पहाड़ियाँ कई सारी कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली, इन सभी जगह में यहाँ पर ये फैली हुई हैं। और यहीं पर यहाँ पे कह रहा हूँ, इधर की साइड में आपको यहाँ पर ये जो माउंट ब्लैंक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर में सबसे ऊंची चोटी आज के समय पर यह स्थित है। इसको यूरोप की एक रूफ भी बोला जाता है, यूरोप की एक छत है, सबसे ऊंची छत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन से बॉर्डर पर है? फ्रांस इटली बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा, फ्रेंच इटलियन बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये फैल जाता है, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर इसका जो नाम है माउंट ब्लैंक रखा गया है, और क्योंकि पूरा ये बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ से ढकने की वजह से इसको व्हाइट माउंटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आगे आते हैं, अब एल्प्स की पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं। जो ये एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं वो कैसे बनी थी? ये आज नहीं बनी है। एल्प्स की पहाड़ियाँ लगभग आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले बनी थी, जो मेसोजोइक एरा चल रहा था उस दौरान। अब कैसे बनी थी दोस्तों? आपको पता होगा कि ये जो एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं ये फोल्ड माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जैसे हिमालय बने थे, भारत के पास में ये हिमालयाज हैं। हिमालय कैसे बने थे? आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कि पहले एक ज़माने में जो ये पूरी पृथ्वी है, इस पे जो ज़मीन है वो सब जुड़ी हुई हुआ करती थी, जिसको हम लोग पेंजिया बोला करते थे। याद होगा, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। पहले ये सब कुछ एरिया जुड़ा हुआ था, बीचों बीच में था, वो पेंजिया हुआ करता था। और पेंजिया यहाँ पर धीरे धीरे करके टूटता चला गया। टूटने के बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना पहले 2 हिस्से में टूटा, फिर उसके बाद में यहाँ पर और फर्दर हिस्सों में टूटता हुआ चला गया। और आज जाके हमारे पास में ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप हमको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपने देखा किस तरीके से ये एरियाज टूटते हुए चले गए। यहीं पर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता होगा। इस प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे पास में देखने को मिलती है। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इधर उधर टकराती रहती हैं, जिससे भूकंप वगैरह भी आते हैं। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर एक दूसरे से दूर भागती हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स पास में आती हैं। ठीक है, इनका मूवमेंट भी होता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जब ये कॉन्टिनेंट टूट रहे थे तो लगभग यहाँ पर 65 मिलियन साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है। जो ये इंडिया आज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना, ये इंडिया यहाँ नहीं था, यहाँ था। ये आप देख पाओगे, ये हिस्सा है, ये तो हिस्सा यहाँ का हो गया। अब यहीं से इंडिया जो है टूट कर आया है।
इंडिया का हिस्सा यहाँ से टूटा और टूटने के बाद में सीधा ऊपर गया और ऊपर जाते जाते यहाँ पर ऊपर इस वाले पोर्शन से जाकर मिल गया। और जैसे टकराया ना, अब दो प्लेट्स आपस में मिल रही थी, दो प्लेट्स आपस में जब मिल रही थी तो ऐसे सिलवट्टे पड़ गई ऊपर की साइड में, और यही हमारे हिमालयाज बन गए, यही हमारी पहाड़ियाँ बन गई। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन दोस्तों ऊपर एल्प्स की पहाड़ियों के साथ में भी हुआ, क्योंकि एल्प्स की पहाड़ियाँ जो अफ्रीकन प्लेट है नीचे और ये यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराई। अफ्रीकन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराए, टकराने के बाद में क्या हुआ, इधर यहाँ पे माउंटेन्स बन गए, यहाँ पर ये सिलवट्टे पड़ गई, ऊपर उठ गया एरिया। इसे क्या कहते हैं हम, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं भाई, दो प्लेट्स हैं आपस में टकरा गई, जब टकरा गई तो बीच का हिस्सा ऐसा उठ जाता है ऊपर, और ये बहुत ऊंचा उठ जाता है, यही पहाड़ बन जाते हैं। इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। समझ गए ना क्या है फोल्ड माउंटेन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो एल्प की पहाड़ियाँ कैसे बनी थी, जब अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी, तब जाके यहाँ पर ये पहाड़ियाँ बनकर निकल कर आई थी। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। अब एल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कई सारे देशों में फैली हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैप भी दिखाया था, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, उसके बाद में हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, देन उसके बाद सर्बिया, अल्बानिया, इन सभी जगह पर यहाँ पर वो फैली हुई हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं गरुम बैटिटन मोरेलेंसिस। ये क्या है भाई, ये है डायनासोर। अब डायनासोर की यहाँ पर एक स्पीशी, उसके कुछ फॉसिल्स यहाँ पर पाए गए हैं, जैसे आप देख पाओगे। तो उसी के बारे में जो ये जानकारी है वो दी जा रही है, ठीक है। तो हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत लंबी गर्दन वाला जो डायनासोर हुआ करता था, जिसको हम टाइटेनोसोरस के नाम से जानते हैं, उसका जो बेसिकली फॉसिल है वो यहाँ पर डिस्कवर किया है। तो बहुत लंबी गर्दन वाला जो डायनासोर है वो अभी यहाँ पर स्पेन में उसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया है। उसका जो नाम है, उसका नाम दिया गया है गरुम बैटिटन मोरेलेंसिस, ये बेसिकली नाम दिया गया है। तो क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की टाइटेनोसोरस की स्पीशी है। टाइटेनोसोरस वो डायनासोर है जो कि सौरोपॉड ग्रुप से बिलोंग किया करता था। अब टाइटेनोसोरस कैसे दिखता था, तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, जिसकी पूंछ वगैरह बहुत लंबी हुआ करती थी, है ना, उसकी गर्दन भी बहुत लंबी हुआ करती थी। अभी इसके बारे में कुछ और डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये समय था ना 66 मिलियन साल पहले, क्योंकि आपको पता है डायनासोर पृथ्वी पर जब पाए जाते थे तो वो पीरियड कौन सा था, वो यहाँ पर पीरियड था मेसोजोइक पीरियड। और मेसोजोइक पीरियड में आपका ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड आता है, और इसी दौरान यहाँ पर डायनासोर आए और पूरी तरह से खत्म हो गए, ठीक है। तो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, और एस्टेरॉइड के पृथ्वी के टकराने की वजह से यहाँ पर जो डायनासोर है वो खत्म हो गए थे। तो आखिरी जो डायनासोर खत्म हुए वो यहाँ पर यही थे, टाइटेनोसोरस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टाइटेनोसोरस है उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए गए हैं। टाइटेनोसोरस आज से लगभग 163 मिलियन से लेकर 145 मिलियन साल पहले यहाँ पर रहा करा करते थे, यानी जो जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पीरियड से क्रेटेशियस पीरियड तक यहाँ पर डायनासोर पाए जाते थे। ये जुरासिक पीरियड हो गया। जुरासिक पीरियड से कई मिलियन से लेकर कई मिलियन साल तक, क्रेटेशियस पीरियड के एंड तक यहाँ पर ये डायनासोर्स पाए जाते थे, ठीक है। ये टाइटेनोसोरस यहाँ पे उस समय पर देखने को मिला करते थे। टाइटेनोसोरस की जो हड्डियाँ हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो अभी सभी कॉन्टिनेंट्स में या सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर देखने को मिलती हैं। टाइटेनोसोरस की भी कई सारी प्रजातियां हमको देखने को मिला करती थी, ठीक है, इतिहास में। अब तो है खैर है नहीं, अब केवल यहाँ पे हमको हड्डियां मिलती हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि जैसे आज के समय पर वेल्स होती है ना, बड़े साइज की एकदम वेल, उसे भी बड़े साइज का यहाँ पर टाइटेनोसोरस का साइज हुआ करता था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टाइटेनोसोरस की जब आप बॉडी देखोगे तो लंबी गर्दन, छोटा सा सर और लंबी सी पूंछ यहाँ पे हुआ करती थी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। लंबी गर्दन, छोटा सा सर और बहुत लंबी सी पूंछ यहाँ पर इन टाइटेनोसोरस की देखने को मिला करती थी, ठीक है। ये हर्बीवोरस थे, यानी इनको पेड़ पौधे खाने पसंद थे, जानवर को नहीं खाया करते थे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। तो आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर से बता देना, क्योंकि आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हो। आगे आते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर उड़ानगुड़ी पननगरुपट्टी के बारे में। ये क्या है, बेसिकली एक प्रकार का गुड़ है जिसको बनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर में। तो ये गुड़ आजकल बहुत चर्चा में, आपने इसके बारे में पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में जो ये उड़ानगुड़ी गुड़ है ना, इसको हम पाम जैगरी बोलते हैं, क्योंकि जैसे गुड़ जो बनता है वो गन्ने के रस से बनता है, लेकिन ये वाला गुड़ स्पेशल है। ये कैसे बनता है, ये पाम का जो पेड़ होता है ना, उसमें से जो यहाँ पे व्हाइट कलर की सैप निकाली जाती है, उससे यहाँ पर बनता है इस गुड़ को। इस वजह से इसको हम पाम जैगरी के नाम से भी जानते हैं। तो तमिलनाडु में स्पेशली यहाँ पर इसको बनाया जाता है। तो तमिलनाडु का जो ये स्पेशल गुड़ है, इसको जीआई टैग दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में। और जो भी जीआई टैग मिलता है जिस भी सामान को, आपको पता होगा, वहाँ से कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल बनते हैं। और ऐसा नहीं केवल यूपीएससी में, हर एक एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों इस गुड़ के बारे में कुछ बेसिक डेटा हम समझेंगे। इस गुड़ को हम लोग पाम जगरी के नाम से भी ध्यान रखते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत पुराना तरीका है। इसमें कोई नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति कुछ भी इस्तेमाल नहीं होती है, पुराने ज़माने के तरीके से ही इसको उगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये आप देख पाओगे, ये पाम का पेड़ है। अब पाम के पेड़ पर यहाँ पर चढ़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा काटा पीटा, उसके बाद में मटका देख रहे हो उनके पीछे, इन्होंने यहाँ पर मटका लगा दिया। अब देख रहे होंगे इस पेड़ में से सफ़ेद कलर का जो ये सैप है वो निकल रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, सफ़ेद कलर का सैप निकल रहा है और ये टपकता टपकता इस घड़े के अंदर में, इस मटके में भर जाएगा। फिर उससे यहाँ पर ये पाम जैगरी वाला जो गुड़ है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये थोड़ा स्पेशल है। वैसे जो नॉर्मल गुड़ है दोस्तों वो कैसे बनता है, गन्ने के रस से बनता है, लेकिन ये पाम के सैप से बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पाम का जो पेड़ उगता है ना, वो वहाँ की जो मिट्टी है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु के अंदर में थोड़ी गर्मी देखने को मिलती है, सदर्न पोर्शन में है, तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें ग्राउंड वाटर थोड़ा कम है, जो नमी है थोड़ा कम है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा ड्राई आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो बेसिकली सूटेबल है उसी पर्टिकुलर कंडीशन में, उसी पर्टिकुलर क्लाइमेट के कंडीशन में जो यहाँ पर ये पेड़ है वो उसको हम अच्छे से उगा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो ये गुड़ होता है, इस गुड़ के अंदर में कोई भी केमिकल्स नहीं ऐड किए जाते। आजकल तो हर चीज़ मिलावट की आ रही है। हमने देखा यहाँ पे जो नॉर्मल गुड़ भी बन रहा है उसमें भी काफ़ी कुछ मिला हुआ होता है, मसाले वाले सारे गुड़ होता है, उसमें कई सारे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कोई केमिकल मिलाया भी जाता है ना, तो वो होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया या फॉस्फोरिक एसिड हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। इनका यूज़ करने के बाद में इन गुड़ को बनाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल्स ऐड नहीं किए जाते पाम जैगरी में। समझ गए? तो उसको अभी जीआई टैग मिला है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो जीआई टैग के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं दोस्तों। आपको पता होगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया के किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। उस लेवल की जो रेपुटेशन उस एरिया के उस प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है वो बढ़ गई है। अब जीआई टैग किसी भी सामान को मिल सकता है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, कोई फूड स्टफ हो गया, वाइन हो गई, ड्रिंक हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, किसी भी चीज़ को जीआई टैग मिल सकता है। लेकिन जीआई टैग दिया कैसे जाता है? एक पर्टिकुलर कानून है दोस्तों पूरा, जिसका नाम है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर मांग होती है कि भाई जीआई टैग को लेकर, मतलब जो भी हमारे गुड्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे अगर एक प्रोटेक्शन देनी है तो उनका रजिस्ट्रेशन इसी कानून के तहत किया जाता है। जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, ध्यान रखना। उसके बाद चाहो तो आप इसको वापस से रिन्यू करवा सकते हो, आगे वापस से फर्दर बढ़वा सकते हो। तो अभी यहाँ पर जो गुड़ है ये तमिलनाडु का है, जहाँ पे आप कह सकते हो इस गुड़ को जीआई टैग दिया गया। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक बत्तख चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नाम है इसका रुडी शेल्डुक। ठीक है, ये यहाँ पर इस बत्तख का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, इन बत्तख का यानी 50 अलग अलग बत्तख थी, इनका जो पहला बैच है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो इनका झुंड होता है इसको हम बोलते हैं सुरखाप। तो ये जो बर्ड्स हैं, बत्तख कह लो या बर्ड्स कह लो, ये बर्ड्स हैं बेसिकली, ये अभी उत्तराखंड में एंटर कर गई हैं। 6 महीने के विंटर के लिए जो अभी गर्मी सर्दी पड़ेगी तो उस समय पर यहाँ पर ये रुकने वाली हैं। तो ये बाहर से उड़कर आती हैं दोस्तों, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करती हैं। क्या नाम है इनका? रुडी शेल्डुक, ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है टाडोरना फेरुगिना। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? अनाथिडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इंडिया में यहाँ पर इनको ब्राह्मणी डक के नाम से जानते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? यूरोप में, एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलती हैं, कुछ कुछ अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। ये जो डक्स है माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया भर में इधर से उधर ट्रैवल करती रहती हैं। खासकर सर्दियों में ये इंडिया की साइड में ज़रूर से आती हैं, है ना। और इनको बड़े बड़े वेटलैंड्स, झील हो गई, जो खारे पानी वाली झील हो गई, क्रेटर लेक्स हो गए, वहाँ पर रहना पसंद करती हैं। ये नॉक्टर्नल बर्ड है, यानी रात में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और इनकी जो डाइट है वो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब पेड़ पौधों के साथ साथ कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाना यहाँ पर पसंद करती हैं, यानी जानवर और पेड़ पौधे दोनों यहाँ पर ही खाते हैं। ये ओमनीवोरस है, कहीं पर बैठती नहीं है, हमेशा यहाँ पर ही चक्कर लगाती रहती है इधर से उधर। जैसे मैंने बोला ये माइग्रेटरी बर्ड है। बाकी आपसे यहाँ पर इसका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूर से ध्यान रखना। तो ये जो डक है इसको IUCN के अंदर में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में पॉपुलेशन अवेलेबल है, ज़्यादा कोई यहाँ पर चिंता करने वाली बात है नहीं। नाउ चले आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का आखिरी आर्टिकल बात करता है आशा वर्कर्स के बारे में। आशा वर्कर्स के बारे में आपने सुना भी होगा। आशा की फुल फॉर्म में दोस्तों एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब ये चर्चा में है। हुआ क्या, हमारी सरकार प्लान कर रही है कि आशा हेल्थ एक्टिविस्ट को कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देने के लिए, उस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर में आपसे आशा वर्कर्स के बारे में ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो आशा बेसिकली ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जो कि लोगों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आशा वर्कर्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है।
ठीक है, जहाँ पर महिलाओं को रिक्रूट किया जाता है और महिलाओं के थ्रू यहाँ पर गांव वगैरह वाले रीजन के अंदर में हेल्थ को लेकर यहाँ पे लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो अपनी कम्युनिटीज़ यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके हिसाब से फिर ये हमारे हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर फोकस करती हैं। तो ये बेसिकली केयर प्रोवाइडर भी हैं, लोगों का केयर करने के ऊपर यहाँ पर एक फोकस रहता है, लोगों को अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, मेडिसिन के ऊपर ध्यान रखना, लोगों की साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखना ना, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर एक अवेयरनेस फैलाना, फीमेल हेल्थ के ऊपर यहाँ पर काम करना, ये सारा काम यहाँ पर आशा वर्कर्स का होता है। साथ ही साथ में बोला दोस्तों ये भी जाता है कि जो ये आशा स्कीम है ना, आशा स्कीम आज के समय पर सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरीज़ में, गोवा को छोड़कर, ये जो राज्य आपको देखने को मिलता है, इन राज्यों से बोला गया कि इनको ज़रूरी है कि कम से कम हर 1000 लोगों के लिए एक आशा वर्कर तो होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपको देखने को मिलती है। तो इनको कैसे चूज़ किया जाता है, एक पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक नोडल ऑफिसर हो गए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो गए, इन सभी जगह से यहाँ पर इनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का एक पूरा क्राइटेरिया होता है, जैसे गाँव वाले एरिया के अंदर में अगर आशा वर्कर का सिलेक्शन करना है तो एक महिला उसी गांव से होनी चाहिए, मैरिड हो सकती है, विडोज हो सकती है, या डाइवोर्स वाली कैसी भी यहाँ पर महिला हो सकती है। ठीक है, उनकी एज यहाँ पे 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए, थोड़ी पढ़ी हुई हो, स्पेशली 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको अर्बन वाले सेक्टर में, शहर के सेक्टर में भी देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर स्लम एरिया से वो बिलोंग करती हुई हो। तो इस तरीके से यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। अब शहर में बेसिकली यहाँ पर जो महिलाएं, उनके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, उसके बेसिस पर यहाँ पर आशा स्कीम के तहत उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब आशा वर्कर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको क्या अमाउंट वगैरह दिया जाता है, मतलब क्या सैलरीज वगैरह होती हैं। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो आशा वर्कर के जो मंथली इनकम होता है वो 2000 से लेकर 7000 के बीच में पर मंथ के हिसाब से रहता है, यानी हर महीने 2000 से 7000 के बीच में यहाँ पर रहता है। वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर डिपेंड करता है, कैसा काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ में आशा वर्कर्स इंसेंटिव्स के लिए भी अवेलेबल होती हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके तहत इनको इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ बेसिक डेटा हो गया, जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस किया। आप देखोगे आधे घंटे में आपने इतना पढ़ लिया, जो लोग यहाँ पर 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं, वो आपने यहाँ पर आधे घंटे में इतना कुछ पढ़ लिया है इस पर्टिकुलर लेक्चर से, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। चलो अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की। तो जो भी आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, इनके बेसिस पर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, देखते हैं कितने सही करते हो और कितने गलत करते हो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दोस्तों मुंद्रा पोर्ट के बारे में बात की जा रही है। मुंद्रा पोर्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मुंद्रा पोर्ट एक सबसे बड़े साइज का प्राइवेट पोर्ट है इंडिया में, जो कि स्पेशली गुजरात के अंदर में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक फ्लोज थ्रू दिस पोर्ट। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत का लगभग कह सकते हो आधे से ज़्यादा जो कंटेनर ट्रैफिक फ्लोज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नहीं, इंडिया का जो कंटेनर जो ट्रैफिक होता है वो मेनली यहाँ से ही ज़्यादातर आपको ट्रैवल होता हुआ नजर आएगा, ज़्यादातर यहीं से फ्लो आपको देखने को मिलता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो DGGI है ये काम करता है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द GST काउंसिल। ठीक है, जो GST काउंसिल होता है उसके डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर में ये काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट, इनके पास में पावर होती है कि ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर सकें। मान लो GST यानी टैक्स को छुपाने का यहाँ पर कोई केस निकल कर आया है, उस पर्टिकुलर केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का इनका काम है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मॉन्ट ब्लांक के बारे में पूछा गया, तो मॉन्ट ब्लांक को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो मॉन्ट ब्लांक है ये एक इसकी जो मतलब हाईएस्ट पीक है, मतलब ये जो है ना सबसे ऊंची चोटी है पूरे यूरोप के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मॉन्ट ब्लांक है ये एल्प्स की पहाड़ियों में लोकेटेड है, और स्पेशली यहाँ पे जो फ्रेंच इटालियन बॉर्डर है वहाँ पर। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है रडी शेल्डोक के बारे में। तो रडी शेल्डोक को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो रडी शेल्डोक है इसको हम लोग ब्राह्मणी डक के नाम से जानते हैं भारत के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो रेडी शेल्डोक है ये केवल और केवल भारत के कॉन्टिनेंट्स में ही पाई जाती है, नहीं भारत में ही पाई जाती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है उड़ान गुड़ी पनन गरुपुट्टी।
तो ये जो बेसिकली नाम है इसको हाल ही में एक जीआई टैग मिला है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका या डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है गरुम्बा टाइटन मोरेलेंसिस हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर है, क्या ये सर्टोप्शियन है, क्या ये सेरोपॉड है, क्या ये थेरोपॉड है या फिर ये टाइटेनोसॉरस की स्पीशी है। तो बताओ चारों में से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। आप लोग उसको रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था गरुम्बा टाइटन मोरेलेंसिस हाल ही में न्यूज़ में क्या है। तो ये टाइटेनोसॉर की स्पीशी जो कि स्पेन में रिसेंटली डिस्कवर की गई है। फिर उड़ान गुड़ी को लेकर पूछा गया, एक प्रकार का गुड़ है ये, इसको जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु से ये बिलोंग करता है। फिर आपसे पूछा गया रेडी शेल्डक को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये एक ब्राह्मणी डक कहलाती है इंडिया में, सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये केवल भारत में नहीं, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, सभी जगह पर यहाँ पर ये पाई जाती है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया मॉन्ट ब्लैंक को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन से सही हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है नेक्स्ट आर्टिकल में डीजीजीआई को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। केवल सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल नहीं, आपको पूरा डिटेल बताई थी कौन से डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अंडर में ये काम करता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इस वजह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आपसे पूछा गया मुंद्रा पोर्ट को लेकर बताओ, दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा सही है। आगे इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो डिस्कशन की कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अभी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने इस लेक्चर से सीखा होगा। जो भी स्कोर आया उसको नीचे कमेंट सेक्शन में खुशी खुशी लिखना। और कल जो यहाँ पर आपका लेक्चर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कल फिर से यहाँ पर शुरू हो जाना, और धीरे धीरे यहाँ पर आप में इंप्रूवमेंट होता रहेगा अगर यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो। अदरवाइज बढ़िया यार, अगर रोज़ यहाँ पर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी लगातार प्रैक्टिस हो रही है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।